इस एग्जाम की हो सकता है आपने पिछले 1 साल से या फिर 2 साल से या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय से तैयारी की हो और अब वक्त है असली इम्तिहान का। आप उन 3 घंटों में ऐसा क्या क्या करें या ऐसा कौन से स्टेप्स या कौन सा मेथड फॉलो करें ताकि आप एक बहुत अच्छा सा अपने लिए वो मैजिकल स्कोर जो आपने सोचा है वो जनरेट कर सकें। कई बच्चे कई टॉपिक्स के कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और जब वो रिकॉल नहीं होता है तो वह और घबराहट में बदल जाता है। हर बच्चे का कहीं ना कहीं एक इजी, एक मॉडरेट और एक टफ सब्जेक्ट होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो उसे पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता समय का, कब घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, उसको पता ही नहीं चलता। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जनवरी में आपका जेईई मेंस का एग्जाम है। इस एग्जाम की हो सकता है आपने पिछले 1 साल से या फिर 2 साल से या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा समय से तैयारी की हो और अब वक्त है असली इम्तिहान का। अब वक्त है कि हम अपनी उस सारी मेहनत को कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो कुछ ऐसी बातें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए पेपर करते वक्त ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ला सकें अपने उस पेपर में और एक शानदार स्कोर जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हम जनरेट कर सकें। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पर, यानी पेपर कैसे करना है। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा परिश्रम किया है इस दिन के लिए, तो और वह सारा का सारा परिश्रम, पूरा का पूरा जो परिश्रम है वो रिजल्ट में कन्वर्ट होने वाला है मात्र उन 3 घंटों में। तो आप उन 3 घंटों में ऐसा क्या क्या करें या ऐसा कौन से स्टेप्स या कौन सा मेथड फॉलो करें ताकि आप एक बहुत अच्छा सा अपने लिए वो मैजिकल स्कोर जो आपने सोचा है वो जनरेट कर सकें। तो चलिए आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए राइट माइंडसेट। इमेजिन करिए कि आप अभी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हैं एंड यू जस्ट एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। अक्सर बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो उनके मन में अलग अलग तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं जो उनको एक नई तरीके की घबराहट, एक नई तरीके का प्रेशर दे जाते हैं। तो कई बच्चे जैसे ऐसा सोचते हैं, पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, सिलेक्ट हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरे मम्मी पापा ने मुझसे इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रख रखे हैं, पता नहीं मैं उन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं उतर पाऊंगा। या फिर कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे कई टॉपिक्स के कुछ फॉर्मूलाज को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और जब वो रिकॉल नहीं होता है तो वह और घबराहट में बदल जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिना सोचे समझे यह जाना है, बिना सोचे यह जाना है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। इस पर बिल्कुल विचार नहीं करना है, ना ही आपको कोई टॉपिक, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिकॉल करना है। आपको बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टिल होकर आराम से एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है। हो सके तो यू शुड टेक 2 और 3 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल लॉन्ग ब्रेथ व्हाइल एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में सही से एंटर करें, उसकी सही पहचान क्या होगी, आपकी दिल की जो धड़कन है वो नॉर्मल पेस पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दिल की धड़कन आपकी बहुत ज्यादा तेज चल रही हो और आपको एक घबराहट, एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक काम मूड में, एक शांत भाव से एग्जाम में जाएं, बिल्कुल निसंदेह होकर, और इस बात की बिल्कुल परवाह ना करें कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। इसका बिल्कुल भी प्रेशर फील मत करिए एंड एंटर द हॉल, एग्जामिनेशन हॉल विद फुल कॉन्फिडेंस। फिर अगली बात जो राइट माइंडसेट में आती है, अपने आप को, अक्सर देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं जब पेपर करते हैं तो साथ में जो उनके दूसरे कंप्यूटर पर जो दूसरा स्टूडेंट बैठा होता है, अक्सर वह बीच बीच में नजर उधर घुमा लेते हैं और देखते हैं ये बच्चा तो पिछले काफी समय से जो मेरे साथ से बैठा है बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स कर रहा है, क्वेश्चंस खटाखट खटाखट करे जा रहा है। इस कारण से वह बच्चे अनड्यू प्रेशर फील करने लगते हैं अपने ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है शायद वह इस रेस में पिछड़ गए हैं या फिर वह उतना अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना बाकी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को साथ वाले जो स्टूडेंट बैठा है आपके साथ में, उससे कंपेयर बिल्कुल मत करें। मैं तो ये कहूंगा बल्कि उसकी तरफ देखे ही नहीं। एक चीज याद रखिए, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। इस वाक्य को बहुत अच्छे से याद करिए और साथ बैठे व्यक्ति पर कभी भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि वो शायद आपसे ज्यादा अच्छा है या फिर आप उससे ज्यादा अच्छे हैं। डोंट कंपेयर। आप किसी से कंपेयर मत करिए क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इट विल क्रिएट एन अनड्यू प्रेशर ऑन यू। और ध्यान रखिए, जेईई मेंस पूरा का पूरा उन 3 घंटों में आपका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है, आपका दिमाग फुल पोटेंशियल पर काम कर सकता है या नहीं कर सकता, उसी का
एक एक कहना चाहिए एग्जाम है, उसी का एक इम्तिहान है। तो आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है, चाहे वो अपने विचारों से हो, जो कि अभी मैंने माइंडसेट 1 में बताया, या फिर साथ बैठे हुए व्यक्ति को देखकर आए, उस तरह के प्रेशर से आपको दूर रहना है। फिर नेक्स्ट आता है नेवर एम फॉर अ पर्टिकुलर स्कोर। अक्सर बहुत सारे बच्चे यह सोचकर जाते हैं मुझे कम से कम आज 200 प्लस तो लाना ही है, मुझे कम से कम आज 250 प्लस तो लाना ही है। इस तरह का कभी भी कोई स्कोर टारगेट करके ना जाएं, क्योंकि इससे हो सकता है आपके ऊपर फिर से एक प्रेशर बन जाए उस स्कोर को अटेन करने का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो ईयर टू ईयर, वो शिफ्ट टू शिफ्ट कहीं ना कहीं वैरी जरूर करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत अच्छा पेपर हो गया, आपके बहुत अच्छा स्कोर आया, लेकिन परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, लेकिन परसेंटाइल बहुत अच्छा बन गया। सो इट वेरीज फ्रॉम शिफ्ट टू शिफ्ट एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी के हिसाब से आप कभी भी किसी स्कोर को टारगेट नहीं कर सकते कि मैं इसमें 250 प्लस ही लाऊंगा। कई बच्चे क्या होते हैं, पेपर मुश्किल है, मुझे इसमें 250 प्लस ही लेकर आना है, तो वह जब देखते हैं कि उनसे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, 250 प्लस का स्कोर तो अभी बहुत दूर है, तो फिर से वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि सारा का सारा पेपर वह बर्बाद कर देते हैं उस घबराहट के अंदर। जो आता है वह भी नहीं हो पाता है ना, और जो आता नहीं था वो तो वैसे ही छूट जाता है। तो इस कारण से पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो इस तरह का प्रेशर कभी भी अपने ऊपर ना आने दें, ऐसे ही घबराहट ना आपको हो, यह ध्यान रखें। और यहाँ एक छोटी सी सलाह और भी है, अगर आपके पास एक वाटर बॉटल है, बहुत मेरे ख्याल से वो जेईई मेंस में डेफिनेटली ले जाना चाहिए और अलाउड भी है, तो आप एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जाएं और उस वाटर बॉटल से लगातार बीच बीच में पानी थोड़ा पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि मन शांत रहे। तो बार बार मैं इस बात पर एम्फसाइज कर रहा हूं कि राइट माइंडसेट का मतलब है नॉट फीलिंग प्रेशराइज्ड इन द एग्जाम, either by your thoughts or by the person sitting beside you, or you are targeting a particular score। तो इन सब चीजों से दूर रहें, इन सब चीजों से दूर रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, माइंड फुल पोटेंशियल पर काम करेगा। बस कोशिश करिए, आपको अपना बेस्ट देना है, जो भी है जैसा भी है। अगर कभी ज्यादा घबराहट होती है पेपर के बीच में, तो एक वाक्य मेरे कहने से जरूर दोहराइएगा, कम से कम 5 से 6 बार, जो है जैसा है इसी में बेस्ट करके रहूंगा। यानी जैसा भी पेपर मेरे सामने आए, आई विल गिव माई बेस्ट, है ना, जो है जैसा है मैं इसी में बेस्ट करके रहूंगा। 4-5 बार अपने आप को अंदर ही अंदर यह बात बोलेंगे, अपने आप आपका मन शांत होगा और दिमाग फुल पोटेंशियल पर काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको माइंड को शांत रखना है, मैं बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहा हूं। अब यह तो हो गई माइंडसेट की बात। तो मेरे ख्याल से ये तीनों की तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कैसे करना है, ठीक है ना, बिना किसी प्रेशर के। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाएं, तब आपको अपने साथ वाले से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है, और साथ साथ कोई पर्टिकुलर स्कोर को टारगेट नहीं करके जाना है कि हमने यूट्यूब वीडियो देखी थी, उस पर यह बताया जा रहा था कि कम से कम इतना स्कोर तो आना ही चाहिए। इस तरह के कुछ भी मन में टारगेट्स मत रख के जाइए। बस आपको सोचना है यू हैव टू गिव योर बेस्ट, बस इतना ही करना है। फिर नेक्स्ट, अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करें। पेपर अटेम्प्ट करने की मैंने यहां पर 2 स्ट्रैटेजीज आपके सामने रखी हैं। 2 तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हर बच्चे का कहीं ना कहीं एक इजी, एक मॉडरेट और एक टफ सब्जेक्ट होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जो उसे पढ़ते हुए पता ही नहीं चलता समय का, कब घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, उसको पता ही नहीं चलता। वो सब्जेक्ट को रियली सही में एंजॉय करता है ना, और उसमें वो क्वेश्चन उससे फटाफट बनते भी हैं, और उसमें उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उसको प्रॉब्लम अप्रोचिंग टेक्निक, वो सब बहुत अच्छी है। दूसरा था मॉडरेट, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें शायद वो कंफर्ट लेवल तो नहीं है जो इजीएस्ट सब्जेक्ट में है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तौर पर बन जाता है। और एक होता है टफ, जिसके साथ समय बिताना बड़ा मुश्किल लगता है, डरावना लगता है कुछ सब्जेक्ट, या फिर थोड़ा टफ लगता है, डरावना भी नहीं कहना चाहिए, थोड़ा टफ लगता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट 2। तो आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना इजीएस्ट जो सब्जेक्ट है वो उठाइए। यानी अगर मुझे केमिस्ट्री आसान लगता है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेटिव बेसिस पर, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है टिक करिए और आगे बढ़िए, पता है तो टिक करिए और आगे बढ़िए। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम इस तरह के होते हैं।
तो आपको अगर केमिस्ट्री आसान लगता है तो सबसे पहले केमिस्ट्री उठाइए, फिर आपको अगर फिजिक्स मॉडरेट लगता है तो फिर उसके बाद फिजिक्स उठाइए, और मैथ्स टफ लगता है तो मैथ्स उठाइए थर्ड में। या फिर हो सकता है किसी के लिए मैथ्स सबसे इजीएस्ट लगता हो, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो सबसे पहले अपना इजीएस्ट सब्जेक्ट उठाइए, और उसमें भी आप क्या करिए, देखिए आपने कभी वनडे मैच देखा है? वनडे मैच में क्या होता है कि हमारे पास 20 ओवर के करीब होते हैं, और हमें उन ओवर्स में क्या करना होता है, अपना बेस्ट स्कोर सामने वाली टीम के सामने रखना होता है। तो उसमें जो सबसे पहला ओपनिंग बैट्समैन होता है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली बॉल पर क्या लगेगा, सीधा 6, ही विल हिट अ 6 ऑन द फर्स्ट बॉल, और यही एक्सपेक्ट करते हैं आगे की कुछ बॉल्स पर। यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक शानदार शुरुआत होनी चाहिए, और जब मैच एंडिंग की तरफ होता है तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर टीम के पास विकेट्स हैं इन हैंड, तो जो लास्ट में मैच के एंडिंग में जो प्लेयर्स हैं उनको यह परवाह नहीं करनी चाहिए वो आउट होंगे या नहीं होंगे, उनको बस कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, कैसे भी आए रन आने चाहिए। तो इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, इसी गेम प्लान को फॉलो करते हुए आपको अपना एग्जाम भी करना है। तो आपको क्या करना है, जब आपने इजीएस्ट सब्जेक्ट उठाया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता आता है तो इजी है आपके लिए, आपने बिल्कुल इस जैसा प्रॉब्लम कल ही या परसों ही या क्लास में कहीं ना कहीं ट्राई किया था, तो जल्दी से इसे अटेम्प्ट करिए, ये इजी हो गया। अगला क्वेश्चन आपने दिखा वो भी इजी है, तो आपने वो भी अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि इजी पेपर है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें आने चाहिए। तो जो इजी लग रहे हैं वो करते चले जाइए। मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर आया, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है ट्रिकी है, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप क्या करिए, इसको मार्क पर रिव्यू कर दीजिए कि हम इसको बाद में आकर देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। तो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, थोड़ा बैठकर इसके बारे में और सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ते चले। और जो आपको लगता है यार ये तो कभी देखा ही नहीं, ये तो देखने में काफी टफ हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि मैं इसको कैसे करूंगा, तो उसको आप अभी के लिए खाली छोड़ दीजिए, मार्क पर रिव्यू में मत डालिए अभी। तो जैसे ही आपने पहला पेपर अटेम्प्ट कर लिया जिसमें इजी वाले सारे कर लिए, फिर वापस आइए और मार्क फॉर रिव्यू वाले प्रॉब्लम्स को दोबारा करिए, कोशिश करिए, तो आप पाएंगे उसमें से भी आपसे कुछ प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, और जो टफ थे वो अभी आपने छोड़ दिए। नाउ यू मूव ऑन टू द इजीएस्ट सब्जेक्ट, मॉडरेट सब्जेक्ट, है ना। इजीएस्ट में तो आप सबसे पहले इजी वाले कर लिए, फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले कर लिए, और फिर उसके बाद आप आ गए मॉडरेट सब्जेक्ट पर। उसमें भी इसी तरह से पैटर्न फॉलो किया, सबसे पहले इजीएस्ट किया, फिर मार्क फॉर रिव्यू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस थे वो किए, और फिर टफ वाले अभी आपने छोड़ दिए। कोशिश करिए कि इजीएस्ट सब्जेक्ट जो हो जाए आपका, जिसमें इजी क्वेश्चंस और मार्क फॉर रिव्यू वाले जो प्रॉब्लम्स थे, यह 30 to 35 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। 30 to 35 मिनट्स में। माइंड यू, आप कह रहे होंगे, आप में से कई लोग हंसेंगे 30 to 35 मिनट्स में कैसे हो जाएगा। माइंड यू, हमने आपको बोला आपका ये इजीएस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको मैक्सिमम, जिसमें आपका हाथ बहुत अच्छा है, फटाफट आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब्जेक्ट आपने उठाया। तो 35 या हद से 40 मिनट्स ले लीजिए, 40 to 45 मिनट्स लीजिए, अगर थोड़ा और लेवरेज दें तो 45 मिनट्स में आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद मॉडरेट पर आए, ठीक है। व्हेन यू कम डाउन टू दिस मॉडरेट, तो यहां पर भी कोशिश करिए 30 to 45 मिनट्स में मॉडरेट वाला भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। मॉडरेट जो सब्जेक्ट है उसका भी आप पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर लें, एक बार देख लें, मार्क फॉर रिव्यू वाले प्रॉब्लम्स भी देख लें, और फिर लास्ट में आते हैं टफ में, और टफ में भी आपको यही करना है, इजी, और जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस उन्हें दोबारा से करिए। अब जैसे ही पूरा का पूरा पेपर हो जाए, जैसे ही पूरा का पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाए, है ना, तो ध्यान रखिएगा, पेपर हम कोशिश करेंगे 2 hours 30 मिनट्स में पूरा करने की, 2 hours 30 मिनट्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम का डिवीजन कर सकते हैं, जैसे आपने इसमें ले लिया 30 to 35 मिनट्स, या चलो 40 मिनट्स कह देते हैं, टेक 40 मिनट्स इन दिस, इसमें आपने 40 मिनट लिए। फिर आपने इसमें मान लीजिए आपने ले लिए, है ना, हमारे पास 180 मिनट्स हैं टोटल, ध्यान रखिएगा। सपोज आपने इसमें ले लिए 50 मिनट्स, 50 मिनट्स आपने इसमें ले लिए, ठीक है, तो 90 हो गया। और यहां मान के चलिए, या फिर इसमें 30 to 35 मिनट्स हमने बोला, आप इसको बढ़ा दीजिए, 40 मिनट्स यहाँ लग गए, 40 मिनट्स आपने यहाँ लगा, 50 मिनट्स लगा, चलो 55 मिनट्स आपने करीब यहाँ लगा दिए, है ना। हाँ, तो कितने मिनट हो गए, यह हो गया 195 मिनट्स। अब बचे हुए 50 मिनट्स आपने यहाँ लगाए,
है ना। तो कितने मिनट्स हो गए आपके पास टोटल, लगभग जो लग गए, क्योंकि टफ में आपको कम आते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इजी वाले कम लगेंगे, मार्क फॉर रिव्यू वाले भी कम लगेंगे, तो उसमें थोड़ा समय कम लगेगा एज कंपेयर टू मॉडरेट। तो दैट मेक्स इट 90, है ना, 90 और 5, दैट मेक्स इट 145 मिनट्स। अभी भी आपके पास 30 मिनट्स, है ना, कितने मिनट बचे, 30 मिनट अभी भी आप, 35 मिनट्स बल्कि, है ना, कितना कहें, 35 मिनट्स आपके पास अभी भी बचे, 35 मिनट्स आपके पास अभी भी बचे हैं। तो इजीएस्ट में कुछ ऐसा करिए कि 40 मिनट में खत्म हो जाए बस वो, तो मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे प्रेफरेबल रहेगा केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है और इजीएस्ट लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है ना, जिस तरह का पेपर आता है, तो आप उसको फर्स्ट पोजीशन पर रख के आगे चढ़ सकते हैं, बल बढ़ सकते हैं। और फिर टफ में तो जो जो मुश्किल लगता है, किसी को मैथ्स मुश्किल लगता है, किसी को फिजिक्स मुश्किल लगती है, किसी को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, तो वो उस ऑर्डर में कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली मुझे लगता है कि यहाँ केमिस्ट्री 40 मिनट्स में निपट जानी चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो इस ऑर्डर में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो आपके पास अभी भी कितने मिनट्स बचे हैं, 35 मिनट्स बचे हैं। अब 35 मिनट्स में आपको क्या करना है, अब आप मैच के एंडिंग में हो। अब आपको ये नहीं देखना कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, कितने विकेट्स इन हैंड है, आपको बस खटाखट जो भी क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट में बन रहा है वो बनाते चले जाना चाहिए, खासकर वो जो आपने ब्लैंक छोड़े हैं, जो मार्क फॉर रिव्यू नहीं थे, जो टफ थे, जो आपको लग रहा था सीमिंगली टफ हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको अब अटेम्प्ट करना है लास्ट के 35 मिनट्स में। और जहां चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में, जहां से जो प्रॉब्लम बने आप कर दें, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमम जनरेट हो सके। अब तो मेरे ख्याल से यह है स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। स्ट्रैटेजी 1 है, तो स्ट्रैटेजी 1 में हम शुरुआत करते हैं, समराइज कर दूं, इजीएस्ट सब्जेक्ट से, फिर मॉडरेट से, और फिर टफ में, और फिर इजीएस्ट सब्जेक्ट में भी सबसे पहले करते हैं इजीएस्ट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद करते हैं मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस, फिर इसी तरह से अगले में मॉडरेट में, और इसी तरह से टफ में। और जैसे ही पेपर खत्म हम कर लेते हैं लगभग 1 आवर 45 मिनट्स में, तो अब हम कोशिश करते हैं बचे हुए 35 मिनट्स में जो मुश्किल वाले सवाल थे, जो हमें लग रहे थे भैया ये तो टफ हैं, ये तो हम छोड़ ही देंगे, उनको अटेम्प्ट करने की, और उसमें कोशिश करने की, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, चाहे मैथ्स से हो, जहां भी वो प्रॉब्लम बने दिखे और आप उसे बना लें। और ये मैटर नहीं करता कि आप वो मैथ्स में लाई करता है या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, वो मैटर नहीं करता, जहां से भी जो प्रॉब्लम बनने की गुंजाइश है बनाइए। बी अ बैट्समैन हु प्लेज एट द एंड ऑफ द वनडे मैच। अब आप ये मत देखिए कि कितने कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो रहा है, आपको बस मेन टारगेट होना चाहिए स्कोर का। अब नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 2 है यहां पर आप, अब देखिए स्ट्रैटेजी 2 जो है, यहां पर आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले, तो वहां तो आपने क्या किया, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट उठाया था, फिर डिफिकल्ट, फिर मॉडरेट, फिर टफ। आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज चलते तो जरूर हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, सबसे पहले सबके इजीएस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपको इजीएस्ट सब्जेक्ट लगता है उसका इजी कर लिए, मार्क फॉर रिव्यू अभी नहीं किए। फिर उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है मॉडरेट, उसमें भी इजीएस्ट वाले कर लिए, मार्क फॉर रिव्यू वाले अभी नहीं किए। फिर उसके बाद थर्ड जो टफ लगता है उसमें भी इजीएस्ट कर लिए, और फिर उसके बाद जब तीनों के इजीएस्ट कर लिए, समझ गए, सबसे पहले इजीएस्ट सब्जेक्ट जो था, फिर उसके बाद जो मॉडरेट था, और जो टफ था, तीनों के इजी 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 वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हमने, चुन चुन कर सारे क्वेश्चंस कर लिए। और फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस सेकंड राउंड में किए, सेकंड राउंड में मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में हमने जो मुश्किल वाले सवाल हैं वो किए, यानी कि यहां पर हम एक तरीके से पेपर पूरा का पूरा ग्रेज कर रहे हैं, राइट फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 75 हम ग्रेज करते जा रहे हैं। उसमें जो आसान आसान प्रॉब्लम्स हैं वो करते जा रहे हैं, आसान आसान प्रॉब्लम्स करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो जो आसान आसान प्रॉब्लम्स हम बनाते जा रहे हैं, उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यू वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सेकंड राउंड में दोबारा करते हैं। और जब मार्क फॉर रिव्यू वाले प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, फिर हम यहां पर क्या करते हैं, फिर हम यहां पर टफ वाला जो पार्ट है उसको करते हैं। यहां पर कोई टाइम डिस्टिंक्शन अब नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इजीएस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरे के पूरे पेपर में जहां इजीएस्ट मिल रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं। तो हो सकता है केमिस्ट्री में कम समय लगे, हो सकता है मैथ्स में ज्यादा समय लगे, हो सकता है फिजिक्स में और भी कम समय लगे, तो डिपेंड करता है। तो यहां पर अब कोई टाइम डिस्टिंक्शन नहीं है। कोशिश करिएगा फिर से वही कि यहां पर आप 2 आवर 45 मिनट्स में अपना पेपर खत्म कर लें, 2 आवर 45 मिनट्स में अपना कुछ पेपर खत्म कर लें, और लास्ट के 15 मिनट में
फिर धुआंधार बल्लेबाजी करें, जहां से जो सवाल मिले टफ वाले में वो करते चलें, और उसके बाद जितना निचोड़ सके पेपर को उतना निचोड़ लें। तो दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 2। तो स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 2 में डिफरेंस क्या है? स्ट्रैटेजी 1 में तो हम पहले इजीएस्ट सब्जेक्ट को उठाते हैं, उसको पूरा निचोड़ते हैं। पहले हम करते हैं इजीएस्ट वाले, फिर मार्क फॉर रिव्यू यानी मॉडरेट वाले जो सवाल हैं वो करते हैं, टफ वालों को अभी छोड़ देते हैं। फिर सेकंड वाले में आते हैं, उसमें इजीएस्ट करते हैं, मॉडरेट वाले करते हैं। फिर थर्ड में आते हैं, उसमें इजीएस्ट वाले और फिर मॉडरेट वाले, टफ वाले अभी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम फिर दोबारा से लास्ट में आकर हम क्या करते हैं, जितने भी टफ वाले प्रॉब्लम्स थे वो दोबारा से रीअटेम्प्ट करते हैं और कोशिश करते हैं उसमें मैक्सिमम आउटपुट लाने की। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रैटेजी 2, जहां पर आप पूरे पेपर में जो इजीएस्ट प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले वो करते हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट वाले प्रॉब्लम्स करते हैं, और थर्ड फिर आप टफ वाले प्रॉब्लम्स पर जंप करते हैं। यहां एक छोटा सा कैच है, आप समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा प्रॉब्लम इजी है, कौन सा प्रॉब्लम टफ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो प्रॉब्लम आपको इजी लगे, थोड़ा पेन चलाने के बाद उसका आंसर आए तो आपको लगे यार मैंने गलत इजी चुन लिया, ये तो टफ था। लेकिन ध्यान रखिए, इजी का मतलब ये नहीं कि देखते ही बस आपका आंसर आ जाएगा। इजी का मतलब है आपको उस प्रॉब्लम को देखने के बाद हाउ टू चेक इफ द क्वेश्चन इज इजी, यूज 10 to 15 सेकंड रूल, यानी 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर जैसे आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में उसकी एक रणनीति, उसको सॉल्व करने का एक पूरा का पूरा प्लान दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में वो प्लान आ जाता है तो समझ जाइए क्वेश्चन इजी है और उस पर चलिए। हो सकता है कुछ पेन चलाना पड़े, ये मत सोचिए ओरली हो जाएगा, कुछ हो सकता है पेन चलाना पड़े, ठीक है, लेकिन 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें से बन भी जाएगा या नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में उसके लिए एक प्लान पहले से रेडी हो जाएगा 10 से 15 सेकंड के बीच में। इससे ज्यादा समय लगता है तो फिर आप उसे मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिए, ठीक है। और आपको देखकर कोई आइडिया ही नहीं आता तो फिर आप उसे टफ श्रेणी में रखिए। तो दैट इज हाउ टू चेक इफ द क्वेश्चन इज इजी। ये चेक कैसे करेंगे? फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पेपर 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर खत्म करना है, ताकि लास्ट के 30 में हम पावर प्ले कर सकें। पावर प्ले फर्स्ट स्ट्रैटेजी में 30 मिनट्स और सेकंड स्ट्रैटेजी में लास्ट के 15 मिनट हम पावर प्ले करेंगे। उसमें मैक्सिमम हम क्वेश्चंस जो हमसे बन सकते हैं वो बनाएंगे, नो मैटर वो किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और इन स्ट्रैटेजीज में से कोई सी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो सर्टेनली आपका स्कोर डेफिनेटली बेटर हो सकता है। एक चीज और, इस जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं, इन स्ट्रैटेजीज को सीधा सीधा एग्जाम में अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपने मॉक टेस्ट के थ्रू इन स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर लेना चाहिए, विच स्ट्रैटेजी वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आइदर स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 2। तो वो देखिए आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है। लेकिन देखिए एक चीज और, हर बच्चे का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना पेपर को करने का तरीका होता है। जरूरी नहीं कि आप स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 2 ही लगाएं। अगर आप किसी और तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और उसके आप पाते हैं आपके उससे स्कोर ज्यादा आते हैं तो आप उसको फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी सही या गलत नहीं होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपको लगता है कि आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, स्ट्रैटेजी 1 स्ट्रैटेजी 2, आपके मार्क्स शायद जो आप अपनी स्ट्रैटेजी करते हैं उसमें बेहतर आते हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करिए, ठीक है। और आपको लगता है इन दोनों स्ट्रैटेजी में से किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्विच करिए। लेकिन जो भी स्ट्रैटेजी आप रखते हैं उस पर एक मास्टरी गेन करिए बाय मींस ऑफ रिपीटेड मॉक टेस्ट्स एंड जो आपके जैसे अगर हम बात करें फिजिक्स वाला में जिस तरह से AITS चल रहे हैं या फिर जो भी आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं, उन सब टेस्ट में इन सब स्ट्रैटेजीज पर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस पर एक मास्टरी गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उस दिन आपके दिमाग में कोई भी शक शुबा ना हो। आपको पता है कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप हर बार जो भी मॉक टेस्ट थे उनको उसी स्ट्रैटेजी के साथ साथ क्या करते आए हैं, फॉलो करते आए हैं। तो वही स्ट्रैटेजी वहां यूज करिएगा। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर मास्टरी गेन करें, तभी वह एग्जाम में आपको वह स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप कि मैंने आपको काफी हद तक ये गाइड कर दिया है कि किस तरह से पेपर करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। और हाँ, एग्जाम सर्दियां चल रही हैं, आपको पता है ठंड का मौसम है, अपने आप को ठंड से बचा कर रखिए, क्योंकि सबसे खतरनाक बीमारी जो है जिसको कोई बीमारी नहीं मानता वो है कफ एंड कोल्ड, खांसी और जुकाम।
यह अपने आप को इससे किसी ना किसी तरीके से बचा के जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपको खांसी है या फिर जुकाम है तो एक तरीके का डिस्कम्फर्ट, एक तरीके का डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, और वहां पर आप पूरी तरीके से पेपर को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट शायद ना कर पाए। तो इसलिए कोशिश करिए एग्जाम से पहले बिल्कुल फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है। और अपना एग्जाम पूरा शांत भाव से दीजिएगा, मन को शांत रखिएगा, कहीं पर भी प्रेशर फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, घबराहट मन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि आपको पेपर कैसे करना है, किस तरह से करना है, कोई बिना प्रेशर फील किए, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेक अ गुड स्लीप बिफोर द एग्जाम। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कल एग्जाम है और आज रात को उनको नींद नहीं आ रही, तो स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर ब्रेन। टेक अ गुड नैप बिफोर द पेपर। कभी भी एग्जाम से पहले बहुत रात तक कभी मत पढ़िए। टेक एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स, इफ पॉसिबल 10 आवर्स ऑफ स्लीप। इतना अच्छा सोइए, इतने अच्छे से सोइए कि अगले दिन जब आप उठें तो फ्रेश महसूस करें, क्योंकि जो जेई मेंस का एग्जाम है यह है आपका एक तरीके से ब्रेन का स्टेमिना का टेस्ट है, और ब्रेन अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर तभी परफॉर्म कर पाएगा जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होगा। तो हैव अ वेरी गुड स्लीप बिफोर द नाइट बिफोर द एग्जाम। तो ये जरूर याद रखिए। अगर शिफ्ट 2 में आपका पेपर है तो सर फिर क्या करें? शिफ्ट 2 में अगर आपका पेपर है तो पहली रात सोइए, थोड़ा दिन सुबह, अगले दिन सुबह खाने पीने के बाद फिर सो जाइए, मैं तो ये कहता हूं, है ना। टेक अ वेरी गुड नैप, बहुत अच्छे से सोइए। बाकी पूरा साल हम स्टूडेंट्स को ये कहते रहते हैं कि भाई कम से कम 6 घंटे सोइए, 6.5 या 7 घंटे हद से हद सोइए, बाकी समय पढ़ाई करिए। लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं सोइए, जितना सो सकते हैं सोइए। एग्जाम से पहले दिन या फिर एग्जाम अगर आपका सेकंड शिफ्ट में है तो हो सकता है कि बीच के स्लॉट में सुबह 9 से 11 थोड़ा सा टेक अ नैप। इट ऑलवेज वर्क्स। तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर सही में बहुत अच्छा होगा एंड यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं।